हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलआरडीए क्वेश्चंस। इस सीरीज में मैं आपको कराऊंगा जितने भी हाई लेवल एडवांस एलआरडीए के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कैट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, ऑकवर्ड पजल हो, एलआर बेस्ड डीआई हो, डीआई बेस्ड एलआर हो, क्वांट बेस्ड एलआर हो, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो। हर एक टाइप के एडवांस क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है। कंडीशन ये है कि जब भी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा मैं उस क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके नीचे जो 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे वो आपको गिवन होंगे। आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक इंप्रूवमेंट हो तो आपको पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि ये भाई बहुत अच्छी सीरीज है तो नीचे भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दिस इज रिक्वायर्ड एंड किस टाइप के क्वेश्चन आप सीखना चाहते हो, एंड लाइक बटन हिट करना ताकि मुझे पता चल सके कि ऐसी सीरीज में आपको क्वेश्चंस और भी चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी क्वांट की वीडियोस, एलआरडीए पजल्स, क्वांट शॉर्टकट्स, रिवीजन वीडियोस, जीके अपडेट्स, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिलता रहे। अलॉन्ग विद जितने भी फॉर्म्स आएंगे एमबीए के, कॉलेजेस के, सारी की सारी डिटेल्स आप देख पाओ। साथ में इंस्टाग्राम चैनल हमारे स्टडी बस एजुकेशन, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे डेली बेसिस पे शॉर्टकट्स आते हैं। एंड फेसबुक ग्रुप है जो आपके लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जहां पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो एंड आपको कमेंट्स में आंसर दिया जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप भाई कैट एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का, जीके का एंड जीडीपीआई जो मॉड्यूल है वो आपको मिलता है कैट एंड एमबीए कॉम्बो के साथ। अदरवाइज आप इंडिविजुअल पेन ड्राइव भी ले सकते हो। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे टॉपिक सिखाए जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्म तक। वीडियोस में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है एक इंडिविजुअल पोर्टल जहां पे फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल ओवर इंडिया नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज होती है, मेजरली जितने भी एग्जाम्स है। तो अगर आप ये टेस्ट बाय करना चाहते हो पेन ड्राइव, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। इस पेन ड्राइव को करने के बाद ना ही आपको कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड आपके सामने प्रिपरेशन है। अगर आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ में आपको मिलेगा स्टडी प्लानर, जहां पे आपको डेट सेट करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, या आपके डेली गोल जनरेट करेगा। जिस सब्जेक्ट में वीक हो गए वहां पे आपका टाइम कैसे एडजस्ट करना है सब कुछ आपको बताएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा भाई। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 21 इंप्लॉइज हैं जो एक डिवीजन में काम करते हैं, आउट ऑफ विच 10 जो है दे आर स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज एंड रिमेनिंग आर रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉइज। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स जो डिवीजन उनको 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 25 प्रोजेक्ट्स। 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ करने हैं इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो टोटल 25 हो गए। 5 प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, बाकी सब स्टैंडर्ड है। जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ में आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब वन मंथ में 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एवरी मंथ 5 टीम्स T1, T2, T3, T4, T5 वर्क ऑन 1 प्रोजेक्ट ईच। उसके बाद ये जो टीम्स हैं उनको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ रिस्पेक्टिवली। फिर आपको टीम असाइन जो है उसमें हैज 1 मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा उसमें 1 एम्प्लॉय ज्यादा होगा, बाकी में आपके कम होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर डिटेल्स दे रखी है इन द फर्स्ट मंथ क्या कंडीशन है। फिर आपको आगे दे रखा है कि बिटवीन 2 सक्सेसिव मंथ्स द कॉम्पोजिशन ऑफ टीम चेंजेस एज फॉलोज। फिर ये आपको कुछ कंडीशन दे रखी है कि जो टीम चैलेंजिंग थी गेट्स 2 SC फ्रॉम द टीम विच वाज allotted challenging project in the previous one. In exchange 1 RE is shifted from the former team to the latter team. फिर हमें नेक्स्ट चीज गिवन है इफ T1 हैज एनी SC एंड T5 हैज एनी RE देन 1 SC शिफ्टेड फ्रॉम T1 टू T5 एंड 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम T5 टू T1। ये आपको कुछ कंडीशन दे रखी है फर्दर दिस एंड दिस एंड दिस, एंड ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हैज अ टोटल क्रेडिट पॉइंट ऑफ 100 एंड ईच चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज 200 क्रेडिट पॉइंट। द क्रेडिट पॉइंट्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन द टीम। तो ये हमें डेटा यहाँ पे गिवन है, इसके बेसिस पे हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। तो ये हमें ट्राई करनी है, तो एक बार ट्राई करो खुद, उसके बाद देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अब भाई देखते हैं क्या करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने 5 मंथ की टेबल बना ली भाई। दिस इज फॉर मंथ फर्स्ट मंथ, ये सेकंड मंथ की टेबल है, ये थर्ड मंथ की, ये फोर्थ मंथ की एंड ये फिफ्थ मंथ की। अब जैसे जैसे हमें फर्स्ट मंथ की कंडीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। T1 हैज 1 more SC देन T2, T2 हैज 1 more SC देन T3, T3 has 1 more SC than T4 and T4 has 1 more SC than T5।
और टोटल आपके पास एससी कितने हैं, टोटल है आपके पास 10, और 10 को आपको इस तरह से देना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब T5 में 0 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो। तो भाई यहाँ पे आपने 1 ज्यादा भी कर दिया एंड टोटल जो है वो आपका 10 के इक्वल भी हो गया। भाई अब हमें पता है, अगर मैं बात करूं आरई की रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉयज की, तो टोटल मेरे पास 21 एम्प्लॉयज है, और मुझे गिवन है कि भाई हर एक टीम में आपके इक्वल लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम जिस टीम का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में 1 एम्प्लॉय ज्यादा होगा। तो भाई एवरेज अगर आप देखोगे 21 को अगर आपको 5 टीम में बांटना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है कि 4 टीम में तो हो आपके 4-4 लोग, एंड एक टीम में आपके हो 5 लोग, तो आपके टोटल जो हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, 16 + 5 21। ये जो 5 लोग होंगे ये उसी टीम में होंगे जिसमें चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, और चैलेंजिंग आपको पता है T1 को फर्स्ट मंथ में, T2 को सेकंड मंथ में, T3 को थर्ड मंथ में, T4 को फोर्थ मंथ में, T5 को फिफ्थ मंथ में मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि T1 का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो इसमें 5 लोग होंगे, तो अगर 4 एससी हैं तो आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सब में टोटल आपको कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड मंथ में देखें कैसे ट्रांजिशन होगा, तो आपको बोला हुआ बिटवीन 2 सक्सेसिव मंथ्स द कॉम्पोजिशन ऑफ टीम चेंजेस एज फॉलोज। टीम में क्या चेंजेस होंगे, जिस टीम का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था वो अपने 2 एससी अपने नेक्स्ट वाले टीम को दे देगी। तो भाई इसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, इसके बाद चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, ये 2 अपने एससी T2 को दे देगी, तो यहां पे रह जाएंगे 2, और यहां पे रह जाएंगे कितने, 5। इन एक्सचेंज 1 आरई शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू लेटर टीम। तो ये अपना आरई जो है इसको दे देगी, तो इसके पास आरई हो जाएंगे 2 और इसके पास 0। तो ये आपका पहला केस बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला, आफ्टर द अबव एक्सचेंज इफ T1 has SC and T5 has any RE, then 1 SC will shift from T1 to T5 and 1 RE will shift from T5 to T1। अगर T1 के पास कोई भी SC है तो वो अपना एक SC T5 को देगा और T5 अपना एक RE T1 को देगा। तो इसके बाद क्या कंडीशन बनेगी, इसके बाद आपका गेम हो जाएगा, T1 के पास एक SC रह जाएगा बिकॉज ये एक T5 को दे देगा, एंड T5 अपना एक RE इसको देगा, तो यहाँ पे ये 3 रह जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देन आपको क्या चीज बोली हुई है, देन आपसे बोली हुई है ऑल्सो अगर T2 के पास SC और T4 के पास RE है तो एक एक एक्सचेंज ये करेंगे। तो T2 के पास SC है, बिल्कुल SC है, तो ये एक अपना किसको देगा, T4 को देगा, तो इसके पास 4 रह जाएंगे, और T4 के पास ये 2 हो जाएंगे, और ये अपना एक RE इसको देगा, तो इसके पास ये 1 हो जाएगा और ये इसका 2 रह जाएगा, और ये दोनों 2-2 रह जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड मंथ के बाद कॉम्बिनेशन बनेगा, जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा दिस विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब इसी हिसाब से थर्ड मंथ में क्या होगा, सेम कंडीशन आपको लगानी है, तो उसके बाद आपके एससी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 3, देन 4 1, देन दिस वैल्यू विल बिकम 3 1, एंड देन दिस वैल्यू बिकम 2 2। ये 4 कहां से आया, क्योंकि आपको पता है T2 T3 को 2 देगा बिकॉज इसके पास चैलेंजिंग था और नेक्स्ट इसके पास आने वाला है। ठीक है, देन आप मंथ 4 का निकालोगे तो 0 4, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो 0 होने के बाद एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ये वैसा का वैसा रह जाएगा 1 3 2 2 5 0 एंड देन 2 2। देन अगर हम फिफ्थ मंथ में देखेंगे दिस विल बिकम 0 4 0 4, देन आपका 2 2 4 0 एंड 4 1। तो ये आपके पांचों मंथ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप बना के देखोगे, जिस पैटर्न में मैंने ये बनाया सेम उसी पैटर्न में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मंथ का भी आपका बनेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ टाइम्स in which the composition of T2 and the number of times in which the composition of T4 remains unchanged। unchanged कितनी बार रहा 2 सक्सेसिव मंथ में, ये हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। तो देख लेते हैं भाई, अगर मैं बात करूं आपसे T2 की, तो T2 अगर आप देखोगे 1 मंथ में 3 1 था, यहाँ पे चेंज हुआ है 4 1 हुआ है। फिर अगर आप T3 में देखोगे तो 1 3 यहाँ पे भी चेंज हुआ है। T3 से T4 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 1 3 से 1 3 यहाँ पे 1 3 है, और फिफ्थ वन में 0 4 हुआ, तो एक बारी तो आपकी टीम 2 बिल्कुल अनचेंज्ड है, तो एक बारी तो टीम 2 अनचेंज्ड है। और अब हम बात करें T4 की, तो देखते हैं ये कितनी बार अनचेंज थी। तो T4 की अगर बात करें तो T4 आपकी 1 3 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 2 हो गया, फिर 3 1 हो गया, फिर 5 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया। तो एक भी बार ऐसा नहीं था कि ये अनचेंज रही हो, तो 1 0 आएगा आंसर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एससी इन T1 एंड T5 प्रोजेक्ट इन द थर्ड मंथ आर रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड मंथ में T1 और T5 में कितने कितने एससी है ये हमें देखना है। तो थर्ड मंथ में T1 में और T5 में कितने कितने एससी है। तो यहाँ पे 0 एससी है, यहाँ पे 2 एससी है स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज। तो मेरा आंसर क्या हो गया 0,2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल क्रेडिट स्कोर अर्न्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स। भाई हमें पता है अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो टोटल 200 है, टोटल 200 और एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज 5 है। तो पर एम्प्लॉय कितना स्कोर हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 5 आप कर दोगे, सो दैट विल बिकम कितना, दैट विल बिकम 40 पॉइंट्स। तो 40 पॉइंट्स एक एम्प्लॉय को मिलेंगे। और अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है उसका जो क्रेडिट पॉइंट है दैट इज 100 और उसमें टीम मेंबर्स कितने हैं, टीम मेंबर्स है 4, तो पर एम्प्लॉय कितना स्कोर मिलेगा, पर एम्प्लॉय मिलेगा 100 डिवाइड बाय 4 25। तो अब आप यहां पे एक एक केस देख लो। अगर एक एम्प्लॉय है जो सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में था, मतलब ऑल 5 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स में अगर वो था, तो उसका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है 25 इंटू 5 दैट मींस 125। अगर मैं बोलूं वो 4 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में था और एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में था, तो कितना स्कोर हो जाएगा 4 इंटू 25 दैट इज 100 और एक आपका चैलेंजिंग वाले जिसके मिलेंगे 40 पॉइंट्स 140। अगर वो 3 स्टैंडर्ड में था और 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में था, तो स्कोर कितना होगा 25 इंटू 3 विच मीन 75 प्लस 2 में चैलेंजिंग है तो 2 इंटू 40 80 का स्कोर दैट इज इक्वल टू कितना 155। अगर मैं आपसे बोल दूं कि वो 2 स्टैंडर्ड में था और 3 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में था, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 प्लस 40 इंटू 3 120, तो ये स्कोर आपको हो जाएगा 170। और अगर कोई कैंडिडेट आपका एक स्टैंडर्ड में था और 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में था, तो 25 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू कितना 185। और अगर वो 0 स्टैंडर्ड में था और पांचों के पांचों उसके चैलेंजिंग वाले प्रोजेक्ट थे, तो 5 इंटू 40 200 कैन बी द मैक्सिमम स्कोर। तो इसका मतलब जो 140 है वो स्कोर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बात करूं 150 किसी का स्कोर नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी द स्कोर। आप बाकी दो भी चेक करो, 170 स्कोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 200 स्कोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 150 इज वन स्कोर विच कैन नेवर बी अचीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल द पॉसिबल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वन ऑफ द एम्प्लॉय नेम्ड अनेक स्कोर्ड 185 पॉइंट्स। 185 पॉइंट्स इसके आए हैं। अगर इसके 185 पॉइंट्स आए हैं तो ये कब पॉसिबल है, जब इसने एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट किया हो एंड इसने 4 करे हो कौन से प्रोजेक्ट्स, 4 इसने करे हो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि जब भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा तो जो नेक्स्ट टीम होगी उसको पिछली टीम से 2 प्लेयर मिल जाएंगे। तो जब भी आपके कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी T1 T2 3T 3 4, तब आपका सीक्वेंशियल मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो सकता है भाई, T1 में उसने काम करा चैलेंजिंग, उसके बाद वो मूव ऑन कर गया किसमें, T2 में मूव ऑन कर गया, क्योंकि 2 प्लेयर आपको T1 से T2 में देने पड़ेंगे। फिर T2 से हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो T3 में पहुंच गया, अगेन यहां पे इसने चैलेंजिंग काम कर लिया, देन वो T4 में आ गया, तब इसने चैलेंजिंग काम कर लिया। और हो सकता है T5 में ये ना गया और दूसरे को भेजा हो, तो यहां पे इसने स्टैंडर्ड काम कर लिया, तो टोटल इसके स्कोर कितने बन जाएंगे 185 बन जाएंगे। ठीक है, तो जब भी सीरीज कॉन्टिन्यूस होगी तो ये 4 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कर सकता है। और यही चीज आपकी सेकंड वाले में है। अगर आप सेकंड वाले की बात करोगे, इसमें हमें T1 T2 T4 और T5 गिवन है। तो अब अगर आप देखोगे यहां पे क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, T1 से वो चला गया और T2 में, तब इसने चैलेंजिंग काम कर लिया हो। फिर हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी कि T2 और T4 आपस में शिफ्ट हो सकते हैं। भाई अगर आपने यहां पे नोटिस किया हो T2 और T4 में एक्सचेंज होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये T2 से T4 में जा सकता है, बिकॉज यहां पे एक्सचेंज फैसिलिटी है, T2 वाला T4 में जाएगा और T4 वाला T2 में आएगा, तो हो सकता है चैलेंजिंग वाला यहां पे कर ले, फिर ये यहां से T5 में जा सकता है। तो यहां पे इसे 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। सिमिलरली आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी सेम सीक्वेंशियल मूवमेंट पॉसिबल है। बट जब आप ऑप्शन नंबर डी की बात करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या चैलेंज आएगा, मान लो ये T1 में काम कर रहा है, तो T1 से एक पॉसिबिलिटी तो ये कि ये T2 में जाए, तब इसने चैलेंजिंग काम कर लिया। T2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये T2 में नहीं गया, T1 में ही रहा। और अगर ये T1 में रहा तो ऑटोमेटिकली फिर इसे स्टैंडर्ड काम मिलने लगेगा। और अगर T1 में नहीं रहा और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी जैसे हमें कि वो T1 से कहां शिफ्ट मार सकता है, T5 में शिफ्ट कर सकता है, तो T1 से अगर ये T5 में शिफ्ट कर जाएगा तो फिर ये T5 में स्टक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये
T1 से आपका T3 में कैसे पहुंचेगा, T4 में कैसे पहुंचेगा, ये पॉसिबल केस आपका नहीं बन सकता। और अगर यहां पे ये 4 टीम में नहीं जाएगा तो ये 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब 185 का स्कोर भी नहीं कर सकता। तो 4 चैलेंजिंग होने मैंडेटरी है, जो ए केस में, बी केस में, सी केस में पॉसिबल है, बट डी में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ए में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि चारों कॉन्टिन्यूअस है, बी और सी में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि T2 से T4 इंटर एक्सचेंज हो सकता है, बट यहां पे T1 से T3 पर जाने का कोई से वे आउट नहीं दिख रहा। तो ये हमारा आंसर है, दिस कैन नॉट बी ट्रू अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इफ ही हैज टू स्कोर 185 पॉइंट्स। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप ऑफ एलआर यहां पे आपको यूज करना था, एंड देन आपको ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके चारों के चारों क्वेश्चन करेक्ट थे। भाई ऑनेस्टली बताना नीचे कमेंट करके, और क्वेश्चन कैसा लगा आपको, एंड इस टाइप के और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मुझे पता चल पाए कि भाई आपको कंटेंट पसंद आया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई डाउट है तो भाई हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, व्हाट्सएप यहां कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल ये रहा। टेक केयर, बाय बाय।